लिटरेचर माइंस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सोनेट 73 जो कि विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है। तो सोनेट स्टार्ट करने के पहले, सोनेट को पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर कौन थे। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ है वो 26 अप्रैल को हुआ था। उनका जो डेथ है 23 अप्रैल को हुआ है 1616 ईस्वी में। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वे बहुत वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत ही उनका जो पोजीशन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खास है। और वो एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है सारे एज के, सभी टाइम के एज के। उनके जो कंटेम्प्रोरीज राइटर थे वो क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर और अदर राइटर थे। उनका जो राइटिंग था वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन के इमोशन को, ह्यूमन के सिचुएशन को जो इंक्लूड करता था, लव, डेथ, रिवेंज, जेलेसी एंड गिल्ट। ये सब उनका जो लिखने का स्टाइल था, यही सब था। प्रोफेशन से वो क्या थे? एक्टर, राइटर, पोएट और एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे। उनका जो वर्क कलेक्शन है द फर्स्ट फॉलियो, जो कि 1623 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। और ये वर्क कलेक्शन, ये द फर्स्ट फॉलियो, ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें उनके 36 प्लेस को इंक्लूड किया गया था। द कंप्लीट वर्क जो है वो कंबाइन करता है शेक्सपियर के सारे प्लेस को, सोनेट और पोएम्स को, जो कि पब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। उनका लिखने का जो जॉनरा होता था वो ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़ और रोमांसेस था। तो जैसा कि हम लोग सोनेट पढ़ने जा रहे हैं, तो सोनेट पता होना चाहिए कि सोनेट होता क्या है। तो सोनेट जो है वो एक 14 लाइन का पोयम होता है जो आमतौर पर आयम्बिक पेंटामीटर के द्वारा लिखा जाता है, जिसमें एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होता है। और उसके पोयम के एंड में एक थीमेटिक टर्न आता है, बदलाव आता है, जिसको वोल्टा के नाम से जाना जाता है। सोनेट वर्ड जो है वो एक इटालियन वर्ड से लिया गया है, सोनेटा, जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड और सॉन्ग। इसमें एक फिक्स्ड पोएटिक फॉर्म होता है जो एक्सप्लोर करता है लव, टाइम और मोर्टलिटी को। द स्ट्रक्चर जनरली कंसिस्ट ऑफ वन। इसमें सोनेट मेन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पेट्रार्कन सोनेट, जिसमें दो जो डिवाइड होता है ऑक्टेव एंड सेस्टेव से, और इसमें एक वोल्टा होता है जो बीच में आता है ऑक्टेव और सेस्टेट के। दूसरा होता है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे इंग्लिश सोनेट के भी नाम से जाना जाता है। इसमें 3 क्वार्टरिन होता है और एक 2 लाइन का फाइनल कपलेट होता है। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी सी डी ई एफ जी जी होती है। और वोल्टा जो टिपिकली अपीयर होता है फाइनल कपलेट के पहले, जिससे ये लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लास्ट जो फाइनल कपलेट होता है, क्योंकि ये पूरे पोएम के समरी या फिर ट्विस्ट ये सबको बताता है। एक थर्ड वेरिएशन भी आता है सोनेट के, जो कि बहुत ही ओल्ड हो चुका है, जो स्पेंसेरियन सोनेट। इसमें इस जो स्पेंसेरियन सोनेट होता है उसका राइम स्कीम ए बी सी डी ई होता है। अब हम लोग देखेंगे इस सोनेट को स्टैंजा वाइज एनालिसिस, उसके साथ साथ आप सभी को नोट्स भी मिल जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं इसके फर्स्ट स्टैंजा को। That time of year thou mayst in me behold, when yellow lips or none or few do hang upon those bulbs which shake against the cold, bare ruined chaos where late the sweet birds sang। तो इसमें जो पोएट है वो बोलते हैं कि साल का वह समय जब तुम मुझे देख सकते हो, जब पीली पत्तियाँ या फिर कोई भी पत्तियाँ नहीं होती है, या फिर बहुत कम पत्तियाँ होती हैं जो उन डालियों पर लटकी होती है, या फिर जो ठंड से काँप रही है। ठंड के मौसम में जो हवाएं चलती हैं वो पत्तियाँ इतना सूख चुकी हैं कि जब हवाएं चल रही हैं तो वो पत्तियाँ क्या हो रही हैं? काँप रही हैं। वे टहनियाँ अब खाली और टूटे हुए चर्च की उस हिस्से जैसी है जहाँ पर कुछ समय पहले जो
पक्षियाँ होती थी, मीठी पक्षियाँ होती थी, वो जाकर गाना गाया करती थी। लेकिन अब तो वो जो पेड़ है, उस पेड़ पर अब तो पत्ते नहीं हैं, तो अब उस पेड़ पर जो पंछी हैं गाना गाने के लिए भी नहीं जाती है। तो इस तरह से ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो पोएट जो है बहुत ही बेहतर तरीके से ऑटम सीजन के बारे में बता रहे हैं। ये जो पोयम है, ये जो सोनेट है, वो शेक्सपियर ने अपने युवा मित्र फेयर यूथ को लिखा था, अपने युवा मित्र को लिखा था। यहाँ पर येलो लिप्स जो है, दिस रिप्रेजेंट ओल्ड एज एंड द लॉस ऑफ हेल्थ, ये बुढ़ापे और सेहत के नुकसान को दिखाता है। डालियाँ जो हैं, बफ्स जो हैं, वो दीज आर ट्रीज ब्रांच डेट लुक्स लाइक शेकिंग आर्म्स इन द कोल्ड, ये पेड़ की डालियाँ हैं जो ठंड में कांपती हुई भुजाओं जैसी दिखती है। Bear ruined chaos. This compares empty branch to broken church where singer once stood. यहाँ पर जो खाली डालियों की तुलना टूटे फूटे चर्च से करते हैं, जहाँ पर गायक कभी खड़े होते थे। Sweets, but this represent the music and energy of being young. तो यहाँ पर जो स्वीट्स बर्ड्स है, ये जवान होने के संगीत और एनर्जी को दिखाता है। एक तो यह इस स्टैंजा में यूथ को दिखाया गया है जो बहुत ही एनर्जी के साथ भरा होता है, उसके साथ साथ ओल्ड एज को बता रहे हैं ये पोएट, जो अब किसी काम का नहीं है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पोएम के दूसरे स्टैंडर्ड को। इन मी दाउ सेस्ट द ट्वेलाइट ऑफ सच डे एज आफ्टर सनसेट फेडेड इन द वेस्ट, which by and by plague night doth take away death's second half that seals up all in rest। मुझ में तुम ऐसे दिन की शाम देखते हो जैसे सूरज डूबने के बाद पश्चिम में धुंधलापन छा जाता है, जिसे धीरे धीरे काली रात ले जाती है। ये मौत का दूसरा रूप होता है जो सबको आराम में बंद कर देता है। तो यहाँ पर जो सेस्ट का होता है, दिस इज़ एन ओल्ड वे ऑफ सेइंग सी और नोटिस, ये पुराना तरीका है जिसका मतलब होता है कुछ देखना या फिर ध्यान देना। ट्विलाइट मतलब दिस रिप्रेजेंट द मिडल स्टेज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, यह जीवन और मृत्यु, यहाँ पर जीवन और मृत्यु का समय दिन और रात के बीच के समय के द्वारा दिखाया गया है। सनसेट दिस सिम्बोलाइजेस द फेडिंग एनर्जी और द फाइनल मोमेंट्स ऑफ ए पर्सन लाइफ। सूर्यास्त, सनसेट मतलब क्या होता है, सूर्यास्त। तो यह किसी व्यक्ति की लुप्त होती हुई एनर्जी या फिर आखिरी पलों को दिखाता है। फेडेड दिस इज एन ओल्ड वे ऑफ सेज फेड्स और डिसअपियर स्लोली। तो जो फेडेड है, यह धुंधला होना या धीरे धीरे गायब होने को एक पुराना तरीका है। ब्लैक नाइट, काली रात, एक यहाँ पर जो ब्लैक नाइट है, जो काली रात है, उसको मेटाफर करके उन्होंने डेथ को रिफ़र किया है। ब्लैक नाइट कैसे एक डेथ की तरह होता है, उसे मेटाफर के तौर पर मेटाफर का यूज़ करके दिखाया गया है। डेथ सेकेंड सेल्फ, this refers to sleep which looks like death because it is quiet and still। ये जो लाइन है, डेथ सेकेंड सेल्फ डेट सील्स अप इन रेस्ट, ये जो लाइन है यहाँ पर डेथ सेकेंड हाफ स्लीप को, एक तरफ तो स्लीप को बोला गया है, दूसरी तरफ इसमें डेथ को भी बताया गया है, क्योंकि जब हम लोग रात को सोते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो एक डेथ की तरह हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्वाइट, बहुत ही स्टिल, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही स्थिर होता है। तो एक तरफ तो पोएट जो है वो स्लीप, डेथ सेकेंड हाफ मतलब डेथ को रिफ़र कर रहे हैं स्लीप,
को दिखा रहे हैं। डेट सील्स अप ऑल इन द रेस्ट, जो सभी को क्या देती हैं, रात में आराम देती हैं। यहाँ पर ट्विलाइट के डे को दिखाया गया है। इस तरह से हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड यहाँ पर ख़त्म होता है। ये सेकेंड स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर ले, समरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टैंडर्ड की तरफ। इन मी thou seest the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it nourished by। मुझ में तुम ऐसी आग की चमक देखते हो जो उसकी जवानी की राख पर पड़ी है, जैसे मौत का बिस्तर जिस पर उसे मरना है उसी के साथ ख़त्म हो जाना है, जिससे उससे पोषण मिला था। ये जो थर्ड स्टैंडा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ये जो लाइन है, लास्ट लाइन है इस स्टैंडा का, कंज्यूम्ड विथ डैट विच इट वाज नरिश्ड। तो एक इसमें जो पोएट है वो बोल रहे, एक समय था जब ये जो जब लकड़ियाँ होती हैं वो तो एक टाइम पर आग को जलने में हेल्प करती हैं, लेकिन जब वही लकड़ियाँ जल जाती है तो उसी लकड़ियों के वजह से आग भी बुझ जाता है। Glowing of such fire, this represent the last sparks of life और energy। ऐसी आग की चमक यह बोलने वाले की बची हुई ज़िंदगी या एनर्जी की आखिरी चिंगारी को दिखाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये पोएट के लास्ट स्टेज को दिखा रहा है, उनके बुढ़ापे को दिखा रहा है। Ashes of his youth, this means the remains of his younger days, just as ashes slow where a fire once burnt, his aging body shows where youth once was। तो इसका मतलब है कि उसके जवानी के दिनों के बचे हुए हिस्से जैसे राख दिखाती है कि कभी आग कहाँ जलती थी, वैसे ही उसका बूढ़ा शरीर दिखाता है कि कभी उसका जो जवानी है वो कहाँ था, उनका जो यूथ है वो कहाँ था। डेथ बेड मतलब मौत का बिस्तर। दिस कंपेयर्स द एसेस टू ए प्लेस ऑफ डाइंग वेयर द फायर फाइनली गोज आउट। यह रात की तुलना मरने की जगह से करता है जहाँ आग आखिरकार क्या होता है, बूझ ही जाता है। कंज्यूम्ड मतलब क्या होता है, कंज्यूम्ड मतलब किसी चीज़ का खपत हो जाना, ख़त्म हो जाना। दिस मीन्स यूज ऑफ डिस्ट्रॉय बाय द सेम थिंग डैट वंस केप्ट इट लाइफ। उसी चीज़ द्वारा नष्ट कर दिया जाना जिस चीज़ ने उसे कभी एनर्जी दिया था, कभी उसे जिंदा रखा था। डाइंग फायर, द डाइंग फायर की तरह। सेस्ट एन एक ओल्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ देखना या कुछ नोटिस करना। एक्सपायर मतलब होता है मृत्यु, डाई किसी का डेथ हो जाना या फिर किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। अब हम लोग ये स्टैंडर्ड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग देखते हैं ये थर्ड स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन है, समरी है। इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब ये इस सोनेट का लास्ट 2 लाइन का स्टैंजा है जिसे कपलेट के नाम से जाना जाता है। दिस दाउ प्रीसिप्स्ट विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, टू लव डेट वेल विच दाउ मस्ट लिव आर लॉन्ग। यह तुम महसूस करते हो जो तुम्हारा प्यार को और मजबूत बनाता है, उससे अच्छा से प्यार करना चाहिए जिसे तुम बहुत जल्द छोड़ना है। ये जो फाइनल कपलेट है ये इस पोएम का बहुत ही कोर मैसेज को बताता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जब पता चलता है हमें कि कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, किसी व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया है, उसका
अब हम लोग उससे नहीं मिल पाएंगे, उसे नहीं देख पाएंगे, तो हम लोगों को उस चीज़ से और भी ज़्यादा क्या हो लगाव होने लगता है। तो इसी में पोएट वही बोल रहे हैं कि जब तुम्हें पता चलेगा, कि तुम्हें जब यह महसूस होगा कि जो तुम्हारा जो प्यार है वो होने वाला है, वो एक टाइम पर पूरा एंड होने वाला है, तो ये तुम्हारे प्यार को और भी मजबूत बनाता है। प्रिंसिप्स्ट मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, नोटिस करना या समझना। डाई जो है वो एक ओल्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है योर। वेल वेल का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में वेल का मतलब होता है डीपली, मतलब बहुत गहराई से, बहुत मजबूती से। एरा लॉन्ग मतलब एक फेमिलियर फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिफोर लॉन्ग और वेरी सून। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस पोयम का जो मेन थीम है वो आइसोलेशन को दिखाता है, लोनलीनेस को दिखाता है, मोर्टलिटी को दिखाता है, उसके साथ साथ पासिंग ऑफ टाइम और डीपनिंग ऑफ लव को दिखाता है। ये लास्ट दो कपलेट का समरी है। तो आज का हमारा ये सोनेट यहीं पर ख़त्म होता है। इस तरह से हम लोगों ने पोयम के सारे समरी को देखा, नोट, और उसके साथ साथ नोट्स को भी नोट कर लिया, पोयम के थीम को भी देखा जो कि आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, मोर्टालिटी है, पासिंग ऑफ टाइम, डीपनिंग ऑफ लव है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।